हेलो एवरीवन। ये कहानी है बेतामी की, जो कि एक वेब पोर्टल में काम करती है, यानी कि ऐसी कंपनी जो कि टैली करके बताती है कि लोगों ने क्या सबसे ज़्यादा सर्च किया है, यानी कि इनके अकॉर्डिंग ही चीज़ें ट्रेंडिंग में आती हैं। अगर ये चाहे तो ये लोगों की सर्चिंग को छुपा भी सकते हैं। मैनेजर चोइबोंगी बेतामी को अपना आइडल मानता है, लेकिन बेतामी ने इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि ये अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस रखती है। ऑनलाइन की दुनिया में अगर पहले नंबर पे इनकी यूनिकॉर्न कंपनी आती है तो दूसरे नंबर पे बेरू कंपनी, एंड इन दोनों की हमेशा कंपटीशन रहता है। बेतामी को पता चलता है कि बेरू के यूज़र्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं अचानक से, क्योंकि इसकी सीनियर गाग्योंग अपनी मर्ज़ी से कुछ ट्रेंडिंग चीज़ों को डिलीट करवा देती है। बेतामी इसे ऐसा करने से मना करती है बिकॉज़ ये गाग्योंग की काफ़ी अच्छी फ्रेंड भी है, लेकिन गाग्योंग भी ये सब मजबूरी में ही कर रही थी क्योंकि इससे ये सब इसकी सासू माँ करा रही थी, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा है। गाग्योंग का हस्बैंड बाहर दूसरी लड़कियों के साथ बार्स में फिरता रहता है, लेकिन इस सबसे से कोई मतलब नहीं है। इनकी कंपनी में ही काम करने वाली एक लड़की जोआरा इनकी दुश्मन कंपनी बेरो की बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ैन है। इसने वहाँ के कई बार इंटरव्यूज़ दिए बट कभी भी इसे लिया नहीं गया। बेतामी को रेस्टोरेंट में एक लड़की मिलती है जो कि मीट का सिर्फ एक पोर्शन ही खरीदना चाहती थी, लेकिन यहाँ पे दो मिल रहे थे, इसीलिए बेतामी इसके साथ अपना फूड शेयर कर लेती है। इसे पता चलता है कि ये लड़की पियानो में मेजर करके आई है, वो भी अब्रॉड से, जिसका कोई भी फ्रेंड नहीं था, इसलिए बेतामी को अपना फ्रेंड बना लेती है। इनकी कंट्री में इलेक्शंस भी चल रहे थे एंड बेतामी इसे बताती है कि पक्का इसियोमोंग हो ही जीतेगा। दोनों नॉमिनीज के बीच में बहस हो रही थी। नंबर 1 नंबर 2 पे इल्ज़ाम लगा रहा था कि तुमने तो अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया था, तुम रिलेशंस के मामले में काफ़ी बुरे हो। तो दूसरा पहले को बोलता है कि मुझे तो अकेला रहना अच्छा लगा, लेकिन तुम्हारा तो किसी के साथ अफेयर था, जबकि तुम्हारी वाइफ भी थी। बस अब ये बात कहने की ही देर थी कि ये इशू ट्रेंड करने लगता है। अब जिसकी बेइज्जती हो रही थी उसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए गाग्योंग की सासू माँ काम करती हैं। ये मुद्दा काफ़ी ट्रेंड कर रहा था, जिसपे कि बेतामी भी काफ़ी खुश थी, लेकिन एकदम से ये ट्रेंडिंग से हटके लास्ट में चला जाता है। इसे पता चल जाता है कि गाग्योंग ने ये डिलीट करवा दिया। बेतामी इसे काफ़ी ज़्यादा समझाती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, डिलीट करके तुम उस दूसरे वाले के खिलाफ जा रही हो एंड तुम्हें शायद पता ना हो कि वही प्रेसिडेंट बनेगा एंड वो हमारी कंपनी का देखना कितना बुरा असर करेगा। लेकिन ये बेचारा तो सिर्फ अपने सासू माँ के कहने पे ही चलती है। जो प्रेसिडेंट बनने वाला था वो भी ने धमकी देकर चले जाता है कि अब मुझे तुम कोर्ट में मिलना। अब जैसा कि बेतामी ने कहा था तो प्रेसिडेंट यही बन जाता है। चोइबोंगी ने सबके साथ इसी बात पे शर्त लगा रखी थी, तो ये सबसे जीत जाता है क्योंकि बेतामी ने इसे बताया था कि वही जीतेगा, क्योंकि सब लोग उसी का नाम सबसे ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। जिसे लोग पसंद करते हैं उसे सब सर्च करते हैं उनके बारे में और जानने के लिए। बेतामी अब काफ़ी टेंशन में आ गई थी, जिसे भगाने के लिए एक आर्केड में गेम्स खेल रही होती है। ये हमेशा ही जीतती है न अपने से हारने वाले की तरफ को कभी देखती तक नहीं। लेकिन अचानक से एक प्लेयर आता है, अपने सारे पैसे गंवाने लगती है, के बाद एक सारा मैच हार जाती है। एंड जब ये इस गेमर को देखती है तो इसे देखती ही रह जाती है। ये इसे एक और मैच खेलने को बोलती है, बट ये इसे मना करके चला जाता है कि आज तो तुम मुझसे नहीं जीतने वाली, थोड़ी और प्रैक्टिस करो। अब ये रात भर बैठ के यहीं पे गेम खेलती है, प्रैक्टिस करती है एंड बाहर आके देखती है कि ये इसका वेट कर रहा था, जो इसे वेट करने का रीज़न बताता है कि मुझे तुम्हारा एटीट्यूड काफ़ी अच्छा लगा, मैंने तुम्हें इसलिए हराया क्योंकि हारने वाले की तरफ तो तुम देखती ही नहीं, तो हारने के बाद मैं तुम्हारी शक्ल देखना चाहता था। नाउ इसे पियानो में एक म्यूज़िक प्ले करके सुनाता है। इसे एक गेम की बात बताता है कि एक लड़का लास्ट लेवल पे है, उसे अपनी गर्लफ्रेंड को दुश्मन से बचाना है जो कि 1000 सालों से वहीं पे कैद है। एंड उस टाइम पे ये म्यूज़िक बज रहा है। क्या ये रोमांटिक म्यूज़िक सही रहेगा, वो भी फाइटिंग के टाइम पे? बेतामी से कहती है कि हाँ, क्योंकि उसके अंदर यही फीलिंग्स चल रही होंगी। बेतामी इसके तरफ को पूरी अट्रैक्ट तो हो ही रही थी, उन्होंने काफ़ी ड्रिंक भी कर रखी थी। तो होता कुछ ऐसा है कि अगले दिन जब इसकी आंखें खुलती हैं तो ये हक्की बक्की रह जाती है एंड सोचती है कि यार अब मैं 38 की हो गई, तब भी मैंने ऐसी हरकत कर दी। खैर ये ऐसे प्रण करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ अपनी कंपनी में जाती है, लेकिन वो सब याद करके इसका दिमाग खराब हो जा रहा था। अब गागियों के ऊपर केस लग जाता है कि शायद ये कीवर्ड्स डिलीट करती है। इसकी सासू माँ से कहती है कि अगर उस केस को तुम लड़ने जाओगी तो हमारी पॉलिटिकल पार्टी का नाम खराब होगा, इसलिए अपनी कंपनी से किसी और को भेज दो। एंड ये सब मत्थे मल दिया जाता है बेचारी बेतामी के, जिस बेचारी ने पहले ही ने मना किया था ये सब करने के लिए। इसे बोल के भेजा जाता है कि हमारी कंपनी का नाम बिल्कुल भी ख़राब नहीं होना चाहिए, तुम सब कुछ अपने सर ले लो, उसके बाद हम तुम्हारा प्रमोशन भी कर देंगे। लेकिन जब कोर्ट में से पूछा जाता है कि क्या ये सचमुच कीवर्ड्स डिलीट करती है,
तो ये बोल देती है कि हाँ हमारी कंपनी को कुछ कीवर्ड्स डिलीट करने पड़ते हैं। 포르노, 19금, 노출, 음란물 사이트 등 성관련 जिससे कि हम 검색어가 नेट से कम बच्चों को इन सब से दूर रख सकें। एंड जिसने इस पे केस किया था ये उसे भी बोलती है कि जैसे हमने आपका भी एक मुद्दा दबाया था लगभग 11 साल पहले, जो कि किसी एल्डर साइट पे एक माइनर सेक्स वर्कर को ढूंढ रहा था, जो कि बिल्कुल ही इलीगल है। बस अब ये कहने की देर थी कि ये सब कुछ ट्रेंडिंग करने लगता है एंड इसके पूरी बेइज्जती हो जाती है। इस बात के बाद तो ये टीवी पे फेमस ही हो जाती है। सब इसके आगे पीछे लगे जा रहे थे, जिनसे बचने के लिए जल्दी से एक कार में बैठ जाती है, जो कि इनकी कॉम्पिटिटर बेरू कंपनी के एम्प्लॉय की कार थी एंड ये इसे जल्दी से यहाँ से भगाने को बोलती है। मोगन भी ये सब देखता है कि इसने कितनी बहादुरी का काम किया, लेकिन इसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या करे, क्योंकि इसने अपनी कंपनी को और खतरे में डाल दिया था। पहली बात ये बोल के कि ये सच में कीवर्ड्स डिलीट करते हैं एंड दूसरी बात ये कि अब वो प्रेसिडेंट इनकी कंपनी का पता नहीं क्या करेगा। ये मरने की भी सोचती है, लेकिन इसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि यहाँ से कूद सके। ऑफिस में आने पे गोंगजी इसे बताता है कि आपको गाग्योंग ने बुलाया है, लेकिन ये इसे गाग्योंग के पास भेज देती है। इसे पता था कि इसे डांट पड़ेगी और अपने आप इसकी जगह पे चली जाती है, जहाँ पे एक गेमिंग कंपनी गेम का बैकग्राउंड म्यूजिक लॉन्च कर रही थी। बेतामी को ये म्यूजिक काफ़ी जाना पहचाना लगता है, जबकि गेम तो आज ही रिलीज़ हुआ था एंड इसे पता चलता है कि ये तो वही है जिस पे लट्टू हो गई थी। म्यूज़िक काफ़ी रोमांटिक था, तो सब इससे पूछते हैं कि फाइटिंग वाले गेम में ऐसा म्यूज़िक, लेकिन ये बताता है कि उस पर्सन के अंदर तो यही फीलिंग्स चल रही होंगी ना, जो कि 1000 साल से फंसी अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए खेल रहा है, बिकॉज वो उसके लिए वन नाइट स्टैंड नहीं है। बेतामी यहाँ से जान बजा के भागती है, जिसे ध्यान भी नहीं रहता कि जेंट्स वॉशरूम में घुस गई है। एंड वहाँ से आने पे इसे मोगन मिलता है कि अरे तुम यहाँ पे क्या कर रही थी। बेतामी इसकी शर्ट साफ करने लगती है, तो ये कहता है कि यार तुम्हें आदत है क्या कि जब भी हम मिलेंगे तो मुझे किस करोगी। बेतामी इससे पूछते हैं कि यार तुम्हारी एज कितनी है, तो ये बताता है कि मैं माइनर तो नहीं हूँ कम से कम, जो तुम्हें केस हो जाएगा, जैसा कि इसने प्रेसिडेंट पे कर दिया था। तभी यहाँ पे बाकी एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं एंड इसी के साथ एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। फ्रेंड्स, अगर आप इसके आगे की कहानी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए एंड कमेंट करके मुझे बताइए कि मुझे आगे कंटिन्यू करनी है या नहीं। थैंक यू।